Hello. After completing the whole cajole of labor costing and overhead costing for BCom and MCom both, अब हम लोग करते हैं TY BCom का और MCom पार्ट 2 को भी ये टॉपिक है वन एंड द सेम डायरेक्ट टैक्सेस. टुडे वी विल स्टार्ट ओनली एंड ओनली विद द बेसिक्स. बेसिक्स में क्या है? सी इफ आई एम पेइंग टैक्स, क्या मैं टैक्स एज ए इंडियन इंडिया में पे करूंगा या अमेरिका में पे करूंगा? क्या लगता है, इंडिया में या अमेरिका में? लाइव में फटाफट जवाब दे दो उधर चैट बॉक्स में. इंडिया में या अमेरिका में? वेरी गुड. एज आई एम इंडियन तो मैं इंडिया में ही पे करूंगा. लेकिन कैसे पे करूंगा? कुछ रूल्स होने चाहिए. अब मैं पे करूंगा तो मैं एज अ पीयूष राणा पे करूंगा, राइट? क्या रिलायंस इंडिया पे करती होगी? क्या टाटास पे करते होंगे? क्या विप्रोस पे करते होंगे? क्या कोई भी छोटा मोटा XYZ छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो वो टैक्स पे करता होगा? यस. कैसे? ऑन व्हाट बेसिस? क्यों? कब? कैसे? ये सब चीजें होना चाहिए. वेल, सो टैक्स इज बेसिकली कैलकुलेटेड फॉर अ ईयर, अ पीरियड ऑफ ईयर, एंड द ईयर स्टार्ट्स ऑन 1st April and 31st March, which is known as financial year in terms of accounts. बराबर? यहां पे इन्हीं सालों का कुछ नाम है. तो टैक्स का बेसिक कंसेप्ट जब हम लेने जाते हैं तो डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजीज एंड ऑल दोस थिंग्स. सो गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961. इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट कब आया? 1961 में. तो ऑब्वियसली मैं हिस्ट्री में जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखता, तो मुझे नहीं पता कि 1961 से पहले इंडियन गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेती थी या नहीं. आई डोंट नो. बट टैक्स तो पहले से चला आया. हम लोगों ने जोधा का पिक्चर देखी है, महाभारत देखा, रामायण देखा, राइट? टैक्स सभी को पे करना पड़ता था. तो आई डोंट नो इंडियन गवर्नमेंट पहले कैसे कलेक्ट करती थी, लेकिन अब भी जो कलेक्शन है दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट 1961. द रूल्स एंड रेगुलेशंस वर इंप्लीमेंटेड इन 1962. तो ऑब्जेक्टिव में बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन डैश. तो 1961. The rules were implemented in dash 1962. Okay? Covers whole India. Obviously अब whole India मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और यहाँ पे गुजरात से लेकर उधर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा उड़ीसा एंड ऑल दोस थिंग्स. बाउंड्री इंडिया बहुत बड़ा है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड मालदीव्स. ठीक है, क्योंकि अंडमान निकोबार और मालदीव्स भी इंडियन टेरिटरी में ही आते हैं. अब इंडियन टेरिटरी या टेरिटोरियल सेक्टर्स ये सब चीजें क्या है, इफ यू वांट टू लर्न दैट टू तो यू कैन गो इन इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 6 वाला. उसमें काफी अच्छे से जीएसटी के पहले 3 वीडियोस आप देख सकते हो जिसमें आपको वो मिल जाएगा. अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो वो जीएसटी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे भी शेयर कर दूंगा, सो दैट यू कैन गो एंड वॉच द वीडियोस. तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अब पूरी तरह से पीयूष राणा के चैनल पे आ जाएगा, यानी कि अपने चैनल पे आ जाएगा. तो मैं कौन हूं? मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूं. किसके लिए सिखा रहा हूं? तुम लोग के लिए, है कि नहीं? तो वो शेयर होना तुम लोग की तरफ से जरूरी है. रहा सवाल डेफिनेशंस का, तो डेफिनेशंस मे बी ऑफ 2 टाइप्स. अगर मैं अफेयर करता हूं, अफेयर मीन्स अ बॉय एंड गर्ल लिविंग टुगेदर हैविंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्ट जोन, बस. लेकिन शादी बोला तो वो लड़के को रोटी कपड़ा मकान देखना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, लड़का लड़की दोनों को बराबर है. माँ बाप की सेवा देखनी है, एक दूसरे के इन-लॉज को संभालना है, ये त्योहार संभालना है, वो त्योहार संभालना है, शादी मंगनी बर्थडे ये वो, ऊपर से बीवी का गुस्सा भी संभालना है. आपको पता नहीं अपनी एनिवर्सरी थी, तो शादी के साथ क्या क्या आ जाता है, ये सब चीजें आ जाती है. करेक्ट? तो डेफिनेशंस हमेशा 2 तरह के होते हैं, एक एक्सक्लूसिव एंड दूसरा इंक्लूसिव. अफेयर क्या है? अफेयर मीन्स अ बॉय एंड अ गर्ल स्टेइंग टुगेदर, या बॉय गर्ल व्हाटएवर इट इज. नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने भी परमिशन दे दी है, एंड आई पर्सनली फील कि हर एक को अपना फ्रीडम होना चाहिए कि वो किसके साथ कंफर्टेबल है, राइट? तो इफ यू इन सोसाइटी फाइंड समवन हु आर कंपैटिबल विद देयर ओन जेंडर, ठीक है, एक्सेप्टेड, एग्री कर लो कि हाँ भाई उनका कंफर्ट जोन है, उनकी बॉडी है, वो लोग जाने. करेक्ट? उनको गालियां देना, उनका मजाक उड़ाना, दिस थिंग शुड नॉट बी डन. दिस इज माय पर्सनल व्यू, राइट? तो अफेयर मींस अ बॉय एंड अ गर्ल स्टेइंग टुगेदर हैविंग अ डिफरेंट कंफर्ट जोन
they are enjoying, they are compatible with each other. But marriage includes what? Responsibilities, celebrations, seva, gifts, parties, remembrance, memory. बराबर, एक आध दिन अगर एनिवर्सरी भूल गए शादी की, या पहली कब मिले थे उसकी भी गए, वाट लगे। तो डेफिनेशन दो तरह के, जहां पे मीन्स ये वर्ड आता है, ओके, डैश मीन्स डैश, सो एंड सो मीन्स दिस and so and so includes this, so that is known as your inclusive definition, and means वाला जब word आ जाता है तो that is your exclusive definition। ठीक है, अब assessment year क्या है? तो अभी काली बेटी मार्च में आती है, पार्लियामेंट से निकलती है, और वो काली बेटी अभी रेड कारपेट पे न्यूज चैनल वालों के साथ, सबके साथ एकदम फोकस होके आती है। पहले भी आती थी वो काली बेटी, लेकिन काली बेटी जब बोलने बैठी है तभी दर वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता था, न्यूज चैनल पे आ जाता था, अब से ये होगा, अब से वो होगा। हाँ, वो काली बेटी क्या है? बजट। अब वो लाल हो गई शायद, कुछ तो चेंज हुआ है, आई डोंट रिमेंबर मच। तो ईयर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक या में जो इनकम में गिन रहा हूं वो कौन सी गिन रहा हूं? प्रीवियस ईयर। That is 1st April 20 to 31st March 21. Clear? So I am calculating income of 2021 in the year 21-22. So 2021 becomes my previous year and 21-22 becomes my assessment year. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes? Person. अब person यानी कौन? आप और मैं जिंदा लोग। Company is artificially created person, a legal, right? Firms business है, joint into family business, Messrs so and so, नाम दे दिया उनको अलग से, बराबर? Tata and Sons, Reliance and Sons, ये and Sons, वो and Sons, correct? So it includes everyone, either a individual or a HUF or a company or a association of person, या कोई trust, या कोई ये, या कोई local body, government bodies, everything. Okay, so person includes everything and that is under section 231. अब ये सेक्शन भी थोड़े से याद रखना, काम आएंगे। अब ये चीज, ये जो लेक्चर है वो CSCS के बच्चों के लिए भी अच्छा ही पढ़ने वाला है, नो डाउट इन दैट। देन कम्स इनकम। तो इनकम एज अ पीयूष राणा, प्रोफेसर ऑफ सो एंड सो कॉलेज, सैलरी मेरी इनकम होगी। कॉलेज मुझे जो एग्जाम सेट करने का पैसा देता है, पेपर सेट करने का, वो मेरा इनकम होगा। एग्जाम पेपर चेक करने का पैसा देता है, वो मेरा इनकम होगा। मैं ट्यूशन देता हूँ, ये मेरा प्राइवेट प्रीमाइसेस है, तो इधर का फीस जो मिलता है वो मेरा इनकम होगा। मैं कुछ लोगों को थोड़ा सा फ्री काउंसलिंग वगैरह भी थोड़ा फ्री करवाता हूँ, लेकिन अगर उसका पैसा लूँ तो मेरा इनकम होगा, ऑब्वियसली होगा। मैं आयुर्वेदिक दवाई भी देता हूँ लोगों को, थोड़ी बहुत, कुछ दवाइयाँ मैं जानता हूँ तो वो देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अगर उसके मैं पैसे लूँ तो वो मेरा इनकम होगा। अब टीचिंग इज माय मेन प्रोफेशन, बट आयुर्वेदिक समथिंग एक्स्ट्रा। मैं केबीसी में चला गया, उधर से मैंने पैसा कमाया, मेरा इनकम होगा। इसीलिए केबीसी वाले में देखो, जब अमिताभ बच्चन बोलता है ये अमाउंट ये चला गया आपके अकाउंट में 2.5 से ज्यादा नहीं है, नीचे एक नोट लिख के आती है कि दिस इज जस्ट अ ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ऑल द इनकम अर्न इज चार्जेबल टू टैक्स। राइट? कल एक औरत ने 1 करोड़ जीता, 1 करोड़ उसको नहीं मिलेगा, शी विल बी गेटिंग ओनली 65 lakhs or 66 lakhs समथिंग आफ्टर डिडक्शन ऑफ 35% या 30%, वॉट एवर द एप्लीकेबल रेट इज एज ऑन टुडे, उतना कट होने के बाद उनको मिलेगा। राइट? सो इनकम इंक्लूड्स एवरीथिंग। अब इनकम इंक्लूड्स यानी वो कौन सा डेफिनेशन हो गया? इंक्लूसिव। ठीक है? पर्सन इंक्लूड्स एवरीवन, इंडिविजुअल, HUF, ये वो सब। असेसमेंट मीन्स व्हाट? Checking, calculating, okay, computing the income of a person is known as assessment. And assessee, आप किसकी इनकम गिन रहे हो? पीयूष राणा ने कितना कमाया, तो who is the assessee? पीयूष राणा. What is the assessment year? 21-22. What is the previous year? 2021. Clear? What is the status of पीयूष राणा? Individual. Clear? Because I am a person, I am an individual. Correct? तो वो सब चीजें हमें फिलहाल दिमाग में बिठानी है।
आप लोग के एग्जांपल नहीं ले रहा हूं क्योंकि few of you must be earning till now, right? But मेरा नाम डाल रहा हूँ as a पीयूष राणा, as a earning member of the society and the nation. I hope कि यहां तक आपको क्लियर है. आपका पहला टॉपिक खत्म. ओके, सेकंड टॉपिक क्या बोल रहा है? रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. यहाँ पे कोई एक अमेरिकन मिल गया मुझे, वसे में रहता हूँ, वसे में कोर्ट है और ना फोर्ट भी है. अब वो जो पुरानी वस्तुएं हैं सब, ऑल द मॉन्यूमेंट्स, दे वर बिल्ट बाय ब्रिटिश. अब वो ब्रिटिश वाले यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए. फोर्ट गलत नहीं है, पर देखो एक्चुअली ये चीज हमें होनी चाहिए कि हमारा किला, पर हम लोग उसमें जाके दिल निकालते हैं. आर लव्स एस, तुझा आईची, माझे बापाची, ये सब चीजें करते हैं. हिस्टोरिकल प्लेस कोई भी हो, वो संभालना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? और हम लोग नहीं संभालते, वो बहुत गलत है, बहुत बड़ा पाप है एक्चुअली. क्योंकि नेशन की जिम्मेदारी वो नेशन की है, वो हमारी है. नेशन किससे बना? हमसे, करेक्ट? तो उन अमेरिकन को मैं पकड़ के, ए भाई तू आया ना इधर, टैक्स दे, हो जाता, पकड़ के टैक्स चार्ज करूं क्या? नो भाई सर, वो तो घूमने आया है. यस यू आर राइट, वो यहाँ पे घूमने आया है. हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं. यहाँ की गवर्नमेंट का पानी, यहाँ के गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ के गवर्नमेंट के रास्ते, यहाँ के गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हम लोग यूज करते हैं. तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा. बट मैं रहता हूं, आई एम रिसाइडिंग, आई एम स्टेइंग इन द कंट्री, राइट? तो रेसिडेंशियल स्टेटस नाम की एक छोटी सी चीज है. तो रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वो क्या है एग्जैक्टली? रेसिडेंशियल स्टेटस, इट इज फॉर द इंडिविजुअल एंड द एक्चुअल. या तो वो रेसिडेंट होंगे या तो वो नॉन रेसिडेंट होंगे. इट इज फॉर द फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, लोकल अथॉरिटीज और कंपनीज. आप रेसिडेंट हो या नहीं हो वो देखना पड़ता है इंडिविजुअल के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए. देखो कंपनीज एंड फर्म्स तो ऑलरेडी रेसिडेंट हो ही जाते हैं. वो लोग क्या हर 5 महीने 6 महीने बिजनेस बदलते नहीं. आज यहाँ पे तो कल अमेरिका गए, फिर लंदन गए, फिर यहाँ गए ना, क्या परमानेंट. बट बेसिकली हमें किसका ढूंढना है? इंडिविजुअल का, तुम्हारे मेरे जैसे नॉर्मल चलते फिरते इंसान का, करेक्ट? तो कुछ कंडीशंस है दैट इज गवर्न बाय सेक्शन 6(1). रेसिडेंशियल स्टेटस इज गवर्न बाय सेक्शन 6 और रेसिडेंट गवर्न करता है 6(1) से. सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? आप रेसिडेंट कब बनोगे? जब इस देश में प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर यहाँ पे रहोगे. ओके, तो पहली कंडीशन क्या है? 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और इंग्लिश वाला, और प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, और उसके 4 साल पहले यानी कि 1920, 1819, 1718 एंड 1617, इन 4 सालों में वो बंदा कितने दिन चाहिए इंडिया में? 365, बंदा या बंदी जो भी है, राइट? 365 डेज इन द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पहले. अपना प्रीवियस ईयर क्या है? मैंने क्या बोला? 2021. तो उसके पहले के 4, 1920, 1819, 1718 एंड 1617, याद रहेगा? यस. तो रेसिडेंशियल स्टेटस गिनने के लिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि बंदा स्वयं सो था इंडिया में, इतना इतना रहा था, वेदर ही इज रेसिडेंट और नॉट. लेकिन अगर कोई इंडियन बंदा बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, अब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, मतलब देश में फॉरेन एक्सचेंज ला रहा है, राइट? अब फॉरेन एक्सचेंज ला रहा है, कोई अच्छा कर रहा है देश के लिए, तो उसको गवर्नमेंट 60 दिन में टैक्स पकड़ेगी, गला काटेगी उसका? नो. एक्सेप्शंस आर देयर फॉर इन 2 केसेस. अगर कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है तो उसको ये दूसरी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, ओनली 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल है. या तो फिर कोई इंडियन ओरिजिन वाला बंदा है. अब इंडियन ओरिजिन वाला कौन? तो सनी लियोनी जब आई देश में तो बहुत बवाल हो रहा था, अरे इंडियन ओरिजिन इंडियन है. वो इंडियन नहीं है एक्चुअली, उसके पेरेंट्स और उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे. शी वॉज बोर्न आउटसाइड, बट व्हेन शी केम हियर इंडिया ने उसको स्वीकार कर लिया. क्यों? बिकॉज शी इज द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. क्लियर? इंडियन ओरिजिन यानी समझ में आ गया? आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे. आप भले कहीं पे भी पैदा हुए दुनिया में, लेकिन आपको इंडियंस गिना जाएगा.
तो इंडियन ओरिजिन वाला बंदा भी अगर यहाँ पे आता है घूमने फिरने के लिए तो भी उसको भी 60 दिन में गला नहीं पकड़ेंगे, उसको कितना 180 डेज का गला पकड़ना याद रहेगा। तो अगर कोई बंदा ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इतनी दो में से कोई भी एक, तो ही और शी बिकम्स द रेसिडेंट, राइट, ही और शी बिकम्स द रेसिडेंट। अब एक सीढ़ी और आगे बढ़नी है, आप रेसिडेंट हो गए, आगे बढ़ के देखना है कि आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नहीं, ठीक है। तो वो कैसे देखना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इनमें से कोई भी एक, या तो ये दो, तो ये बिकम्स रेसिडेंट। उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है सोचने के लिए, क्या सोचने के लिए कि भैया ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं। ओके, तो पहली कंडीशन हो गई, प्लस व्हाट यू हैव टू सी, he or she should be resident for 2 out of 10 years, 10 years preceding the previous year। ओके, यानी 10-11 से लेकर 19-20, क्लियर। तो वो 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए और प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल उसमें वो कितना दिन होना चाहिए, 730। अब मेरी एडवाइस आप लोगों को क्या होगी कि वो जो इयर्स है वो आप लोग लिख के दिमाग में फिर बिठा के रख दो, क्या ये पहले के 7 साल है, इतने में 730 दिन होने चाहिए, ये पहले के 4 साल है, इतने में 365 दिन होना चाहिए, ये 10 साल है, इसमें से कोई भी 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए, राइट। ये अगर हर साल का आप लिख के रख दोगे तो दिमाग में ज्यादा शॉर्ट होगा नहीं, हर साल का क्या मतलब एक साल आगे ही पढ़ना है ना, 10 साल का आगे नहीं पढ़ेंगे, एक साल, करेक्ट। तो ही शुड बी रेसिडेंट फॉर 2 years आउट ऑफ 10 एंड he should be in India for 730 days, correct, out of 7 days, okay, or more actually। then taxability of income, अब इनकम क्या है वो तो समझ में आ गया। अच्छा, अब मैंने इनकम इंडिया में कमाई तो मुझे टैक्स होगा या नहीं होगा, होगा। मैंने काम किया है अमेरिका में लेकिन मुझे इंडिया में मिलने वाली है, फाइनली कमाने वाला हूं इंडिया में ही, एक्रूड इंडिया में है, तो टैक्सेबल सबको है, कोई भी हो, मतलब रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, बराबर, सबको ये टैक्सेबल होगा बिकॉज ही इज अर्निंग इन इंडिया, करेक्ट। सो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल टू ऑल। अब टैक्सेबल टू ऑल यानी क्या, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, क्लियर, ये 3 कंसेप्ट है। सो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल टू ऑल, इनकम अक्रूड और अराइजेस इन इंडिया, इंडिया में होने वाली है सबको, इंडिया में होने वाली तो इंडियन गवर्नमेंट ही देगा ना टैक्स, बराबर। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में मिलने वाली है, अभी यूट्यूब अमेरिका चला रहा है लेकिन मुझे इनकम कहाँ मिलने वाली है, इंडिया में। तो जब अब नहीं मिलेगी वो बात है कि मिलने के लिए 1-2 साल जाएंगे, और क्योंकि एजुकेशनल वीडियो बनते हैं अपने, तुम लोग शेयर करते हो नहीं, तुम लोग मुझसे ज्यादा आलसी हो, वीडियो शेयर करोगे, अगर पसंद आते हैं, जो वीडियो पसंद है वो शेयर करो ना, एक आधा वायरल हो गया तो अपनी इनकम चालू हो जाएगी। ओके, नहीं मत करो, जबरदस्ती मत करना, अच्छा लगे तो ही करना, और ना इज्जत दिखेगी। ओके, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इट्स ऑपरेटेड फ्रॉम यूएस बट आई विल बी रिसीविंग इन इंडिया, तो इंडिया में रिसीव्ड है, इसीलिए मुझे मेरा पैन नंबर, मेरा बैंक अकाउंट नंबर, मेरा रेसिडेंशियल प्रूफ, ये सब कुछ देना पड़ा यूट्यूब को, ये लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे टैक्स कहाँ पे करना है, इंडियन गवर्नमेंट को, तो मैंने पैन कार्ड नंबर उनको सबमिट करके रखा हुआ मेरा। देन इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, इंडिया में होने वाली है, मिलने वाली है वो अलग है, और इंडिया में जनरेट होने वाली है वो। इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, अभी कोई चाइना में बैठा बंदा, बिजनेस में बस ऐसे चला रहा हूं, वो चाइना में बैठा ना, वो थोड़ी रेसिडेंट है, तो उसको क्यों चार्ज होगा, हाँ, बट रेसिडेंट को दोनों को चार्ज होगा, राइट। सो कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इट्स नॉट टैक्सेबल ओनली फॉर द नॉन रेसिडेंट, नो फॉर एनआर, मतलब कि नॉट टैक्सेबल फॉर एनआर, क्लियर। और फाइनली एनी अदर इनकम विच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया है तो वापस किसको टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही, क्योंकि वो बाहर है, उसने सिर्फ यही एक कंडीशन सेटिस्फाई किया हुआ है, और वही 2 कंडीशन सेटिस्फाई किया हुआ है, जो प्योरली इंडियन है उसी को अदर इनकम विच अराइजेस आउटसाइड इंडिया, भले वो अर्न कर रहा है या डीम टू बी अर्न है या अक्रूज है, बट सिर्फ उसी को पे करनी पड़ेगी,
आई होप कि यहाँ तक क्लियर है सबको। यस, एग्जैक्ट 20 मिनट्स का आई थिंक ये बिगेस्ट वीडियो है अपार्ट फ्रॉम फाइनल अकाउंट के वीडियोस 12 स्टैंडर्ड के। तो आई होप कि पहले 2 टॉपिक आप लोग को दिमाग में पूरी तरह से आ गए होंगे। शाम को 6:30 बजे का अपना प्रीमियर है आज ही, यानी कि 10 नवंबर 2021। 10 + 11 = 21। देखो आज की डेट, ये दिमाग अपना कुछ ज़्यादा चलता है। बाय बाय, टेक केयर, संभालना।